हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमें क्या देखना है, यदि हम पहले से समझें कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं, यदि ह्यूमंस को हम एग्जांपल लेके चलें तो उसमें 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। यदि पेयर में देखे जाएँ तो 23 पेयर्स में यहाँ पे क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। तो यदि यहाँ पे देखा जाए, जो कि एक साइंटिस्ट है हैंक किंग, इन्होंने 1891 में ऑब्जर्व किया है कि कुछ इंसेक्ट में इन्होंने ऑब्जर्व किया है कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को। क्या देखा इन्होंने कि जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो ओनली 50% उसमें स्पर्म है। जो जैसे कि यदि ह्यूमंस में है एक्स वाई हेट्रोगैमेट्स होते हैं मेल में, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि इंसेक्ट में जो हैंकिंग ने 1891 में ऑब्जर्व किया वो देखा कि जो स्पर्म है ओनली 50% मिल रहे हैं। तो मतलब इनके पास जो पेयर है वो एक्स ओ का है, जिसकी वजह से जब इनमें गैमीट बनेंगे तो एक्स एंड ओ बनेंगे। तो हमें यहाँ पे कितने मिले हैं, ओनली 50% मिले हैं, जो इन्होंने बताया है हैंकिंग ने 1891 में। तो इस तरीके से यहाँ पे इंसेक्ट में मेल में स्पर्म के कितने मिले हैं, 50%, जिसे इन्होंने कहा है एक्स बॉडी। क्या कहा है इन्होंने, इसे एक्स बॉडी कहा है। तो later it was observed that the ovum that receive the sperm with X body becomes females and those not becomes male. So this X body was called as sex chromosome and other chromosomes are called autosomes. अब यहाँ पे जैसे कि ह्यूमंस में है, ह्यूमंस में क्या होता है कि 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें से यदि पेयर में देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे कितने 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, 22 पेयर में यहाँ पे ऑटोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जबकि ओनली 1 पेयर ऐसा होता है जो कि सेक्स क्रोमोजोम्स होता है। क्योंकि जो ऑटोसोम्स होते हैं वो मेल में एंड फीमेल में सेम होंगे। मतलब जो ऑटोसोम्स हैं हमने देखा 22 पेयर एक्स वो मेल में एंड फीमेल में सेम होगा, जबकि यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोजोम है मेल में एक्स वाई होता है, जबकि फीमेल में एक्स होगा। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे इंसेक्ट की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि मेल में एक्स ओ है जबकि फीमेल में एक्स है। तो इसका एग्जाम्पल आप ग्रासोफर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ग्रासोफर, जिसमें एक्स ओ टाइप मेल होता है एंड एक्स फीमेल होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे यदि बात करें कि जो हेट्रोगैमी मेल, तो हेट्रोगैमी मेल में आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि एक होता है मेल, एक होता है ड्रोसोफिला। जो यहाँ पे एक्सो है वो नहीं, वो एक्स वाई होता है ड्रोसोफिला में। तो दोनों ही क्या होते हैं, हेट्रोगैमी होते हैं, जबकि इनकी फीमेल क्या होंगी, होमोगैमी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ कि ड्रोसोफिला में एंड ह्यूमंस में क्यों कौन से क्रोमोजोम्स होते हैं, एक्स वाई, मतलब हेट्रोगैमी होगा। ऐसे ड्रोसोफिला की मेल में भी हेट्रोगैमी होगा, यहाँ पे एक्स वाई आएगा। क्या आएगा, एक्स वाई। अब यहाँ पे क्या है कि यदि आप नेक्स्ट देखोगे कि जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो वर्ड में किस टाइप का, क्योंकि वर्ड होती है जो उसमें जैसे कि फाउल हो गया, उसमें हेट्रोगैमी फीमेल होती है। क्या होती है, हेट्रोगैमी फीमेल होती है। तो फीमेल में ZW टाइप का क्या होता है, फीमेल होती है। उसमें जो क्रोमोजोम्स है ZW होता है, जबकि यदि आप यहाँ पे मेल की बात करो तो उसमें Z होगा। इस तरीके के यहाँ पे क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यदि आप सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस में देखो और इसे एग्जांपल से समझो, हम पहले यहाँ पे देख ही चुके हैं कि जो XX टाइप, जो XY टाइप का होता है वो क्या होता है, मेल होता है, और जो X होती है वो फीमेल होती है। मतलब यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है, फिगर से समझ सकते हैं यहाँ पे कैसे जो फिगर बना हुआ है कि यदि आप यहाँ पे मेल लोगे, क्या है, हमने मेल ले लिया एंड फीमेल ले लिया। अब जब इनको क्रॉस कराओगे तो 50-50% दोनों की चांसेज है, मतलब फीमेल भी आ सकती है एंड मेल भी आ सकती है। जैसे कि यदि आपने एक्स को एक्स से क्रॉस कराया तो क्या आ जाएगी, एक्स, मतलब क्या है, ये फीमेल है। जब आप इस एक्स को दूसरे वाले एक्स से क्रॉस कराओगे तो यहाँ पे तब भी क्या आएगा, एक्स आएगा। अब जब इस सेकेंड वाले वाई को आप यहाँ से क्रॉस कराओगे एक्स से तो क्या आएगा, एक्स वाई, मतलब मेल आएगा। अब दूसरे वाले से कराओगे तब भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख लो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई आएगा। मतलब क्या बने यहाँ पे
50% चांसेस हैं यहाँ पे फीमेल के एंड 50% चांसेस है मेल के, क्योंकि जो हमने क्रोमोजोम्स देखे हैं वो क्या देखे हैं कि मेल में XY होंगे एंड फीमेल में XX होंगी। लेकिन अब यदि हम हनी बी में देखते हैं, ठीक है, हनी बी में करते हैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, तो हनी बी में कैसे होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी है यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या, हैप्लॉइड मेल होते हैं एंड डिप्लॉइड फीमेल होती है। कैसे, क्योंकि जो 2n नंबर होता है वो डिप्लॉइड होता है एंड नंबर क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो जो फीमेल्स है यहाँ पे वो 2n है, जबकि मेल है वो क्या है, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसमें जो हनी बी में जो क्यून होती है ओनली वही फर्टिलाइजेशन करेगी, जबकि फीमेल जो बाकी फीमेल्स होती हैं वो स्टेराइल होंगी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे देखा फीमेल के पास 2n नंबर होता है, डिप्लॉइड होता है, मतलब 32 क्रोमोजोम्स होंगे, और मेल के पास n क्रोमोजोम्स है, मतलब 16 क्रोमोजोम्स है। अब इन दोनों में क्या होगा, म्यूसिस होता है फीमेल में। क्यों, क्योंकि म्यूसिस में क्रोमोजोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं, इसी वजह से जब इसमें डिवाइड हुआ तो दोनों में जो क्रोमोजोम्स नंबर है वो हाफ हो गए, हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। अब जो मेल है इसमें माइटोसिस होगा, क्यों, क्योंकि इसके क्रोमोजोम्स नंबर ऑलरेडी हाफ थे, अब यहाँ पे माइटोसिस होगा जिसकी वजह से क्रोमोजोम्स नंबर हाफ नहीं होंगे, जितने पहले थे उतने ही अभी आएंगे। अब जब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है, जब यहाँ पे फीमेल एंड मेल में फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे डिप्लॉइड बनेगा। क्यों, क्योंकि 16 क्रोमोजोम्स फीमेल के हैं एंड 16 क्रोमोजोम्स मेल के हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डिप्लॉइड फीमेल। क्या बनेगी यहाँ पे, डिप्लॉइड फीमेल। लेकिन अब विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि यहाँ पे न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेंगे, मेल, क्योंकि अब यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल कितने क्रोमोजोम्स थे, 16 क्रोमोजोम्स थे। तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो यहाँ पे और क्रोमोजोम्स आके मिलेंगे ही नहीं इससे। तो ओनली यहाँ पे क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि न्यू ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बनते हैं तो यहाँ पे क्या है, मेल बनेगा। जैसे कि आप पार्थेनोजेनेसिस में होता है, आप लोग पार्थेनोजेनेसिस पहले भी पढ़ चुके हैं। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि डेवलपमेंट होने लगती है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने लगते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर। अब इसके आगे हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं यहाँ पे हम, म्यूटेशन की म्यूटेशन क्या होता है। तो म्यूटेशन को यदि हम सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं तो क्या होगा कि जैसे कोई डीएनए का सिंपल सीक्वेंस है, क्या है, जो डीएनए का सिंपल सीक्वेंस होता है यदि वो चेंज हो जाता है, कैसे, यदि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वह चेंज हो जाता है, जो डीएनए का सीक्वेंस है या जीन का सीक्वेंस है, यदि वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से चेंज हो जाएगा तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे म्यूटेशन। मतलब द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए या फिर जीन, है ना। तो क्या है, ये डीएनए में या उसमें चेंज होने की वजह से चेंज हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो हम उसे बोलेंगे म्यूटेशन। और इसमें म्यूटाजेंस भी आप लिख सकते हो, क्या होता है, म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजेंस क्या होता है कि जो मतलब म्यूटेशन कॉजिंग फैक्टर, जो म्यूटेशन करा रहे हैं उसे हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। अब यहाँ पे जो कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप निकोटिन ले सकते हैं, यूवी रेज ले सकते हैं, मस्टर्ड गैस ले सकते हैं, ये सारे म्यूटाजेंस हैं। ठीक है, किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, म्यूटेशन के। तो यहाँ पे 2 टाइप की म्यूटेशन होते हैं, एक तो होता है पॉइंट म्यूटेशन एंड दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन सा, फ्रेम शिफ्ट, कौन सा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब ये पॉइंट म्यूटेशन क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। जो पॉइंट म्यूटेशन है कि चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर, यदि किसी सिंगल बेस पेयर में क्या है, यहाँ पे चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, तो और कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। किसी सिंगल बेस पेयर में यदि चेंज आ जाता है तो उसे हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। जैसे कि एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकता है, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, जैसे कि डिलीशन ऑफ अ जीन और न्यूक्लियोटाइड दैट कोड्स फॉर एनी प्रोटीन। यदि कोई सीक्वेंस चेंज हो जाए जो किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आप एग्जाम्पल इसका देख सकते हो, PKU मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है,
अब इसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस। जो पेडिग्री एनालिसिस है वो क्या है कि मतलब फैमिली चार्ट होता है एक तरीके से, जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं उसकी डिसीज़ कि वो फैमिली वाइज फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में कितना उसको एनालिसिस किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, फैमिली चार्ट पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे फैमिली चार्ट है। मतलब कि सबसे पहले इसके हम देखेंगे, हम इसके सिंबल यूज करके देख लेते हैं पहले कि जो सिंबल होते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, तो जो मेल्स के होंगे वो आपको चौकोर सा दिख रहा होगा, फीमेल में राउंड सा फिगर है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब कि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन से मेल है या फीमेल है। और इस तरीके का यदि सिंबल है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, इस तरीके का सिंबल है तो मेटिंग है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि इसमें कौन कौन से सिंबल हैं, इस तरीके से आप इसकी जो डिसीज़ है वो आप पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसके सिंबल याद रखने पड़ेंगे कि किस किस के बीच में कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये वाला लास्ट वाला है तो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। एंड यदि इस तरीके का आ गया तो पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज। ऊपर वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं ए होगा आपके पेरेंट्स और नीचे वाला होगा चाइल्ड। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो अफेक्टेड मतलब इस तरीके का है तो इसमें कोई डिसीज है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं कि कैसे है नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, कैसे नहीं आएगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा और नीचे आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देंगी। क्या 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 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो नीचे नॉर्मल मेल, जो यहाँ पे लिखा है नॉर्मल फीमेल है, मतलब यदि आपको इस तरीके का फिगर दिखाई दे रहा है तो वो नॉर्मल फीमेल है। और यदि आपको इस तरीके का, मतलब कहाँ है ए वाला फिगर, तो क्या है, ये हीमोफिलिक फीमेल है। यदि आपको नॉर्मल मेल दिखाई दे रहा है तो वो इस तरीके से होगा। ठीक है, नॉर्मल मेल यदि आपको दिखाई दे तो वो इस तरीके से नॉर्मल मेल होगा। और यदि आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे तो क्या है, यदि आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे तो कैरियर फीमेल है एंड हीमोफिलिक मेल है। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन आपको यहाँ पे शो हो रही हैं वो कैसे हैं, क्या क्या, देखो एक तो आपकी फर्स्ट जनरेशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड जनरेशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी एंड थर्ड जनरेशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो कैसे आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि कोई डिसीज़ है। अब जैसे कि आप यहाँ पे ले लेते हैं हीमोफिलिक फीमेल या कैरियर फीमेल लेते हैं। ठीक है, क्या है, कैरियर फीमेल। अब कैरियर फीमेल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कैरियर फीमेल है। ठीक है, अब इसकी वजह से आपको हीमोफिलिक मेल भी यहाँ पे है। ठीक है, जो आपको देखो नीचे, यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो नीचे सब लिखा हुआ, हीमोफिलिक मेल है, ये भी क्या है, डिसीज है। कैरियर फीमेल भी है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे नॉर्मल फीमेल भी है एंड नॉर्मल मेल भी है। तो डिसीज आई है जो फर्स्ट जनरेशन में भी है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में भी आप देख सकते हैं कैरियर फीमेल है एंड हीमोफिलिक मेल है। थर्ड जनरेशन में भी आप देख सकते हैं कि जो हीमोफिलिक मेल है, कैरियर भी है एंड ये क्या है, आपकी हीमोफिलिक फीमेल भी है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यदि कोई डिसीज है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन, तीनों जनरेशन में आती है तो हम इसे क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, मतलब नो जनरेशन गैप, किसी भी जनरेशन में कोई गैप नहीं है, डोमिनेंट है। रिसेसिव क्या होगा कि होता कि किसी एक जनरेशन में वो डिसीज शो ना करे तो हम उसे बोल सकते हैं रिसेसिव। ठीक है, थैंक यू।